पहला है घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो सील होता है कहां पर लगाया जाता है। ये एनर्जी मीटर है। सप्लायर जो होता है बिजली विभाग बीएसपीएससीएल, सप्लाई दे दिया, एनर्जी मीटर लगा दिया, बस छोड़ दिया। इसके बाद का व्यवस्था आपको करना है। तो मीटर के बाद हमारा क्या है, फ्यूज लगा है। देन हम क्या लगाए हैं, यहां पर एमसीबी लगाइए, मेन स्विच लगाइए, डीपीआईसी लगाइए, ये सब आपकी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है। और देन जाके उधर फिर सप्लाई देने का काम करिए। यहां लगाने से क्या फायदा होता है, लोड की तरफ कोई गड़बड़ी अगर होती है उसका इंपैक्ट एनर्जी मीटर पर नहीं पड़ता है। अगर बाहर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका इंपैक्ट आपके अदर ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है। तो सुरक्षा के लिए तो हम लोग यूज करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये नीचे वाला भाग जो है हमारे फ्यूज का क्या कहलाता है, फ्यूज कैरियर। सॉरी, नीचे वाला फ्यूज का बेस था, फ्यूज कैरियर है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, बेस है। क्योंकि फ्यूज वाली तार हम लोग इसी के अंदर में लपेटते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा मीटर के बाद लगाते हैं। ऊर्जा मीटर के बारे में आप लोग जानते हैं, किलोवाट आवर में क्या मीटर भी कहते हैं, समझ गए। और आप लोगों को याद है ना, एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 kWh। यानी 1 घंटे तक अगर आपने इस्तेमाल किया है और 1000 वाट पावर की खपत की है तो कितना बिजली बिल उठेगा, 1 यूनिट का कंजप्शन बताएगा। अब पर यूनिट 4 रुपए है तो 4 रुपया उठेगा। अगला प्रश्न है, विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होना चाहिए। अगर ट्रिप हो साथियों, इंसुलेशन के पास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्ट हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। स्टार्टिंग में हो जाए तभी हम सेफ रख लेंगे, टर्मिनल पर हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी हाल में मिड स्पैन में, बीच में कभी भी डंप नहीं करना चाहिए। राइट आंसर आपका बी नंबर है। चलिए अगला प्रश्न, हॉट प्लेट के बारे में आप लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा जो टोस्टर है लगभग 1100 वाट तक का पावर कंजप्शन करता है। हमारी रेफ्रिजरेटर जो है 300 से 500 वाट के बीच हुआ करती है। हॉट प्लेट 1200 वाट से लेके 1500 वाट तक होता है। इलेक्ट्रिक आयरन 300 से 750 वाट की आजकल आने लगी है। सबसे ज्यादा पावर किसने कंज्यूम किया है, हॉट प्लेट ने। ये आपके सामने हॉट प्लेट है, यहां से हम नोब घुमा के टेम्परेचर को सेट करेंगे। चालू बंद के लिए इंडिकेटर लगा हुआ है। ये आपका सर्कुलर प्लेट लगा है, इस पे रोटी वगैरह बनाने में अच्छा रहता है, समझ गए। तो अंदर, इसके अंदर भी जो आपका हीटिंग एलिमेंट होता है वह भी आपका क्या होता है, नाइक्रोम का ही होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इसी का एडवांस वर्जन आजकल इंडक्शन चूल्हा हो गया है, जिसमें करंट का झटका बिल्कुल भी नहीं लगता है, उष्मा की बर्बादी भी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ें। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन क्यों करते हैं। आप सब जानते हैं, हम तार के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं। इसलिए साहब कवर चढ़ा दिया है। अभी देखिए एग्जांपल के तौर पे, सपोज कर लीजिए वो तार के ऊपर पीले रंग का कवर चढ़ा है, हम जाकर उसको पकड़ भी लेंगे, छू भी लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। कवर नहीं चढ़ा होता, 2-4 गिलास पानी आप फेंक देते, दीवार में भी टच होते तो हमको पता चल जाता कि हम कौन हैं। स्वाभाविक सी बात है। मतलब किससे बचाव हो रहा है विद्यार्थियों, विद्युत आघात से बचने के लिए, शॉक से बचने के लिए क्या करते हैं, इंसुलेशन लगाते। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। करंट लीकेज वगैरह के लिए सब नहीं होता। करंट लीकेज के लिए क्या है साहब, अर्थिंग है। लीकेज करंट से बचाव के लिए क्या लगाते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। I/R लॉस कम करना है तो करंट और रेजिस्टेंस को घटाइए, ठीक है। भंवर धारा कम करना है तो क्या करिए, थीन लेमिनेशन। क्या करिए, पतला लेमिनेशन करिए, तब जाके आपका क्या कम होगा,
एडी करंट लॉस कम होगा। राइट आंसर डी होगा। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित है एवं क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित है। हम अपने घर के बनाते समय घर भी बना रहे होते हैं, वायरिंग का भी काम साथ में करवा लेते हैं। सेटरिंग के टाइम में, प्लास्टर करने से पहले अंदर में दीवार के अंदर काट करके छिपी हुई वायरिंग, कंसील कंड्यूट वायरिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कंसील कंड्यूट वायरिंग। ये सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर व मजबूत वायरिंग क्या है होती है। हाँ, एक दिक्कत जरूर है। क्या होता है साथियों? खर्चीला होता है, महंगा होता है। अब चीज बढ़िया चाहिएगा तो कीमत तो देना ही पड़ेगा। कह रहा है बस बार वायरिंग से बहुमंजिले भवन के 5वें तल पर, यानी आप बस बार वायरिंग किया है, आपने सप्लाई लिया है। बस बार का मेनली, बस बार भी क्या होता है? आपका कंडक्टर होता है। लेकिन हमारा यह प्रयास रहता है कि बस बार में वोल्टेज का मान क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हर जगह समान रहे। वोल्टेज के मान बस बार में परिवर्तित नहीं होते हैं, ये हम ध्यान रखते हैं। और बस बार के माध्यम से हमने 5वें मंजिल तक सप्लाई ले जानी है। आप देखते ही हैं 27 से 28 मंजिला बिल्डिंग होता है, तो आपको उन्होंने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अगर सप्लाई पहुंचानी है तो 5वें तल पर, 4थे तल पर, 3रे तल पर, 8वें तल पर सीधा तार खींच के लेके चले जाइएगा, कनेक्शन कर दीजिएगा नहीं। वहां किसका यूज करते हैं? वहां 3 फेज प्लग इन बॉक्स का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ऐसा रहता है आपका 3 फेज प्लग इन बॉक्स, और इसके माध्यम से अलग अलग हर जगह देख रहे हैं एमसीबी लगा हुआ है, पूरा कंट्रोल पैनल की तरह दिखेगा। इसी के माध्यम से सप्लाई, यानी आप बस बार को लेके इसमें कनेक्ट करिएगा, यहां से फिर जिधर जिधर ले जाना है ये सब आपका क्या है? अलग अलग हमारा कनेक्टर है, लीड है। इसे कई सारे तार को खींच करके निकाल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं 3 फेज प्लग इन बॉक्स, और इसी के माध्यम से संचालन करते हैं। साधारणतः तापन उपकरणों में केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका क्या कारण है? हमारे केबल में साथियों क्या होती हैं? विद्युत शक्ति का लॉस होता है। क्यों होता है जरा बताइए। स्वाभाविक सी बात है, आई स्क्वायर आर के कारण। आपने कोर भले कॉपर का लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विद्वानों। ये बात सही है कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन होगा, है कि नहीं है? अब इससे जो करंट जाएगी और ये रजिस्टर है, तो हीट लॉस होगा कि नहीं होगा? आई स्क्वायर आर लॉस। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल पावर का क्षय होता है, हमारी एपरेटस गर्म होती हैं, वो गर्म होने का कारण क्या है? विद्युत धारा के कारण उष्मा का उत्पन्न होना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हमने आपको स्मरणीय तथ्य में भी इस पर चर्चा किया था। जरा एक सिंगल फेज का 230 वोल्ट का 48 इंच का छत का पंखा है, यानी 48 इंच का छत का पंखा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना इंच है? 48 इंच है। 230 वोल्ट उसका रेटिंग है, और आप चला कितने पर रहे हैं? 120 वोल्ट पर आप चला रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? 230 का डिवाइस है, आप 200 पर चलाइए, 215 पर चलाइए, 220 पर चलाइए, इतना तक पर चलाते हैं तो आपका लाइफ सिस्टम का अच्छा रहेगा। लेकिन सीधे आधा से भी कम पर चले गए, वैसी स्थिति में क्या हाल होगा? बिल्कुल एकदम मंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, टुसकने लगेगा। अच्छा चलिए, जब कह रहे हैं खरीद के लाए हैं तो नाच लेते हैं जरा सा, घूम जाते हैं जरा सा, मतलब सामान्य गति से बहुत धीमा हो जाएगा। एकदम समझिए, चले ना चले उससे अच्छा है बंदे कर दीजिए। वोल्टेज नहीं रहता था, हिलता रहता था, बस हम लोग कल्पना करते थे कि हाँ हवा लग रहा। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे सामान्य गति पर चले? सामान्य गति उसका जो होगा तब सामान्य गति पर बिल्कुल नहीं चल पाएगा। सामान्य पर तो चलेगा जब उसको प्रॉपर सप्लाई देंगे। आप याद रखिए एक बात, हमेशा हमारा जो फैन रेगुलेटर होता है विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं, फैन रेगुलेटर फैन के स्पीड को कंट्रोल कभी नहीं करता, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। किसको करता है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है।
और विद्वानों, वोल्टेज के कंट्रोल करने से हमारी गति कंट्रोल होती है। हमेशा याद रखिएगा, द पर्पस ऑफ फैन रेगुलेटर इज नॉट टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ फैन, इट्स पर्पस इज ओनली टू कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज ऑफ द फैन। फैन को हमने जो वोल्टेज दिया है उसी को कंट्रोल करता है। और दूसरी बात जो हम बार बार आपको समझाते हैं, पहले के समय में जो बड़ा वाला रेगुलेटर होता था उसमें रेजिस्टेंस का यूज करते थे। 220 सप्लाई ले रहे हैं, वो रेजिस्टेंस के सापेक्ष खर्च करवा करके 150 करते थे, वोल्टेज हमारा बर्बाद होता था। हमको बिजली का बिल 220 के रिस्पेक्ट में देना पड़ता था, भले 150 पे पंखा चला दे, बात अलग है। लेकिन अब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर डेवलप किया है, जिसमें जीना डायोड वगैरह का यूज करते हैं, उसके माध्यम से हम जितना हमको पंखे के लिए चाहिए मेन सोर्स से उतना ही वोल्टेज हम लेते हैं। परिणाम यह होता है 150 पर चलाने के लिए स्पीड को सेट किया है तो 150 के हिसाब से ही पावर का कंजप्शन करके बिल आता है, यानी आपके बिजली के बिल में बचत हो जाती है, पावर कंजप्शन आपका कम हो जाता है। आइए साथियों, कह रहा है कि इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, क्या है? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, VVVF के माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर रहे हैं। उसका रेक्टिफिकेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड है, यानी AC से DC में जो कन्वर्जन हो रहा है ना, वो कैसा है? अनकंट्रोल्ड है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को आप कैसे सही कर पाएंगे? क्या ऐसा तरीका? गौर कीजिए, मैंने आपसे पहले कहा है, कल की क्लास में भी कहा था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो चाहे VVVF ड्राइव हो, कैसा भी ड्राइव हो, ये सारा का सारा ड्राइव हमारे AC सिग्नल को किस रूप में परिणत करता है? बहुत पीटेंगे विद्यार्थी, पल्स विड्थ, इस तरह से PWM टेक्निक में बदलता है, और तब जाकर के उसकी शुद्धता को हम सेट कर पाते हैं। तो अब जरा बता दीजिए क्या हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा? पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर हमको लेना पड़ेगा, और उसी के माध्यम से हम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। चलिए साहब जी आगे बढ़े। साथियों, कह रहा है ट्रैक्शन प्रणाली में कौन सी स्टार्टिंग विधि का यूज करेंगे? आप सब जानते हैं ट्रैक्शन का मतलब आप लोगों को मालूम है, जब भी चर्चा ट्रैक्शन की होती है, ट्रैक्टिव इफर्ट के कारण गाड़ी का चलना, यानी वो बल जिसके माध्यम से गाड़ी आपकी अस्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में चली जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर वो बल प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए हम लोगों का सबसे पसंदीदा मोटर कौन सा है? DC सीरीज मोटर है, क्योंकि इसमें स्पीड भी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मनचाही स्पीड भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर में आप क्या कर सकते हैं? टॉर्क भी स्टार्टिंग बहुत ज्यादा, क्या है साहब? स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज्यादा आप प्राप्त करते हैं। ये दोनों गुण के कारण हमारा पसंदीदा एलिमेंट कौन होता है? DC सीरीज मोटर होता है। इस भी इन्वर्टर सेक्शन में आप देखिए, PWM वोल्टेज मिल रहा है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड मिल रहा है कि नहीं, लाइन 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 है ना, इसके माध्यम से ऑटोमेटिक कंट्रोल करना, कंप्यूटर के साथ इसका नियंत्रण कर पाना, ये सब बहुत संभव होता है, समझे कि नहीं? और आप याद रखिएगा, हमारे ट्रैक्शन में आप ट्रेन पर कई बार चढ़े हैं, अचानक से रुकना होता है, फिर थोड़ा गति पकड़ना, फिर फुल स्पीड में चलना, फिर जाकर के अगले स्टेशन पर रुकना। गति में बार बार क्या हो रहा है? परिवर्तन। यहां रुका, 2 मिनट में आप चढ़े, फिर स्पीड पकड़ा, फिर फटाफट खूब स्पीड में गया, फिर रुका, फिर पकड़ा, मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम पर बार बार इसको गति को क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए बार बार परिवर्तित होने की क्षमता रखने वाला मोटर भी मेरा DC सीरीज मोटर है। और ये काम भी हम किसके माध्यम से कर पाते हैं? वेरिएबल स्पीड ड्राइव के माध्यम से करते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन तो मेरा स्टार्टर है विद्यार्थी जी, क्या है? यह स्टार्टर है। आप सब जानते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को कहां यूज करेंगे? 5 HP के 3 फेज इंडक्शन मोटर में। कहां करेंगे? 5 HP तक के 3 फेज इंडक्शन मोटर में। लेकिन अब अंदर का सवाल, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होगा यह स्लिप रिंग होगा कि स्क्वायरल केज होगा? बिल्कुल सही विद्यार्थियों, स्क्वायरल केज टाइप का होगा। कैसा होगा? स्क्वायरल केज टाइप का होगा। क्लियर कंसेप्ट? चलिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो आप जानते हैं वैज्ञानिकों, वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में आपको मालूम है ना, कितनी वाइंडिंग होती हैं? सिंगल वाइंडिंग होती हैं। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, स्व प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। शॉर्ट होने का चांस भी इसी का सबसे
ज्यादा रहता है, क्योंकि इसकी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक ही रहती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करने से उपकरण में कौन सा लॉस होगा? ठीक है, लाभ होगा। चलिए, कौन सा लाभ होगा, क्या फायदा होगा? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, आप देख लीजिए, आप सब तो जानते हैं एनएस बराबर क्या होता है, 120 F/P होता है। एनएस समानुपाती एफ का है। एफ को घटाइए बढ़ाइएगा, स्पीड आपका घटेगा बढ़ेगा। बता दीजिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बी के साथ हैं आप लोग। बेल्ट, गियर, बियरिंग, ये सब क्या होगा? जी नंबर के साथ है जी। विद्यार्थी 100% याद रखिएगा, हमारा जो है ना, यहां बेल्ट, गियर, पुली सब का कोई यूज नहीं होता है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी के यूज से ही गति बदलती है। 60 हर्ट्ज करेंगे तो बढ़ जाएगा, 40 करेंगे तो घट जाएगा। यानी आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, बहुत सस्ते में आपका काम निपट जाता है। फिजिकली कुछ करते तब ना कंपन होता मोटर में, ये सब सॉफ्टवेयर के रूप में कर रहे हैं, अंदर ही अंदर गुप्त रूप से काम हो रहा। आप लोगों को ही बताना है। कल भी मैंने चर्चा किया था, आपसे कहा था कोना कोनी तीर पकड़ लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट विद्यार्थी जी फॉरवर्ड मोटरिंग, थर्ड क्वाड्रेंट विद्यार्थी जी रिवर्स, सेकेंड क्वाड्रेंट फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट रिवर्स ब्रेकिंग। अब आंसर आप दे दीजिए मुझे। क्वेश्चन पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग होती है? जवाब है आपका तीसरा क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग होती है। छठा क्वाड्रेंट कहां से लेके चला है? चारे क्वाड्रेंट में ऑपरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ें। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में मुख्य घटक कौन सा है? अब एक बात याद रखिएगा, कॉन्टैक्टर की कोई जरूरत यहां नहीं है, कनेक्शन बनाना बिगाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूज की आवश्यकता इस जगह नहीं है, सप्लाई देने का काम नहीं कर रहा है, कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, स्पीड नियंत्रित करने का काम कर रहा है। इंसुलेटर यहां नीड नहीं है साथियों। आपका इनपुट कन्वर्टर डायोड ब्रिज याद है ना, 4 डायोड आपका ऐसा सिंबल रहता था, है ना विद्यार्थी जी? इस तरह से हम लोग सिंबल के रूप में दिखा देते थे 4 डायोड को, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये आपका ब्रिज टाइप का क्या रहता था? ब्रिज टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर हमारा रहता था, उल्टा कनेक्शन रहता है, ये दो एक साथ है, ये दो एक साथ, समझ गए कि नहीं? तो अल्टीमेटली आपका क्या है यहां पर? इनपुट कन्वर्टर, जो कि आपके एसी को किसमें बदल देगा? डीसी में बदल देगा। डायोड ब्रिज भी लिखी दिया है, रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। कन्वर्टर के बारे में तो आप जानते हैं, एसी को डीसी, डीसी को एसी, दोनों में बदलने का काम करता है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ही खुद आंसर बोल देता है। हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर, फ्यूज, इंसुलेटर की जरूरत हमको है नहीं, हमें जरूरत है ले रहे एसी को डीसी में बदलने की। तो राइट आंसर होगा बी। अब बताइए जल्दी विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों में से सभी से बनना चाहिए। विक्रम कुमार कह रहा है VVVF स्पीड कंट्रोल विधि इंडक्शन मोटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। VVF कंट्रोल का पूरा नाम क्या है? बता दीजिए। V से वेरिएबल, V से वोल्टेज, V से वेरिएबल, F से फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है ना 30% एनर्जी की भी क्या करता है? एनर्जी का भी 30% सेविंग करता है। बहुत अच्छा डिवाइस है, कल का क्वेश्चन में मिला होगा, 30% ऊर्जा की बचत करता है। पांच से 35% जो है आपका सिंगल फेज शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की दक्षता होती है।
जो मात्र आपका 0.4 HP के मशीनों के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। इस मशीन का इस्तेमाल छोटे खिलौनों में किया करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। समझ गए कि नहीं? चलिए, तो कहीं से कहीं टकराइए मत ड्रीम 11, ये तो गड़बड़ा जाएगा। मैं है कि जीत लिया है तो इसको टेंशन नहीं है, जो पढ़ेगी छोड़े। चलिए, चलिए आगे बढ़े। राइट आंसर हो गया सी नंबर। अब नौजवानों गौर करिएगा, कह रहा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, शॉर्ट में क्या कहेंगे? VFD। 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। क्यों साहब, ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा? सस्ता होता है? ऐसी बात नहीं है, उच्च पावर फैक्टर को प्राप्त कर लेता है। बात तो सही है, पीएफ हमारी बढ़िया हो जाती है, मशीन के लिए बहुत बेहतर है। पावर की भी हमारी क्या होती है, सेविंग हो जाती है। स्टार्टिंग करंट को भी कम कर देता है। आप सब जानते हैं हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका 5 से 7 गुना, कितना साहब? 5 से 7 गुना स्टार्टिंग करंट होती हैं किसके? फुल लोड करंट के होती हैं। अब फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना जब करंट आपको चाहिए होगा तो 49 गुना आपका हीट लॉस बढ़ जाएगा। परिणाम होगा पूरा का पूरा कॉइल ही आपका गल जाएगा, पिघल जाएगा, डैमेज कर जाएगा। साथ ही साथ आप सब तो काफी मेहनती छात्र हैं, जानते हैं 2 से 2.5 गुना टॉर्क हमको क्या चाहिए? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है आपका? स्टार्टिंग टॉर्क 2 से 2.5 गुना आपके फुल लोड टॉर्क का होता है। 2 से 2.5 गुना टॉर्क फुल लोड टॉर्क का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। शुरुआत में उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप करने के लिए हमें 5 से 7 गुना करंट को बढ़ाना पड़ता है। बढ़ा के चालू तो कर लेंगे, लेकिन नतीजा यह होगा कि हमारी वाइंडिंग जलकर राख हो जाएगी, मशीन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम लोग तरकीब निकालते हैं। क्या तरकीब निकालते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ये सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, DOL स्टार्टर कोई करंट में कमी नहीं करता, वह डायरेक्ट जोड़ने के बराबर होता है। हाँ, उसमें हम लोग MCB वगैरह सुरक्षा के कंपोनेंट्स लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि कहीं कुछ फॉल्ट आया तो मशीन आपकी बच सकती है, सुरक्षित रह सकती है। ये एक अलग बात है साथियों, लेकिन आप कंफर्म हो लीजिए कि देयर इज नो एनी सेफ्टी प्रोवाइडेड बाय द DOL। कोई सुरक्षा मतलब कोई कमी करंट वरेंट का ये सब नहीं करता। वो लगाइए नहीं लगाइए बात बराबर है। खाली लगा देते हैं तो अचानक से मोटर आपका जलेगा नहीं, खूब ज्यादा करंट वोल्टेज बढ़ जाएगा। वैसी परिस्थिति में फ्यूज लगा है, MCB लगा है, ट्रिप कर जाएगा, यही होता है। तो ये स्टार्टिंग करंट को भी क्या करता है? कम कर देता है। अब जब कम किया तो कहां से बढ़ाएगा? दोनों काम एक साथ तो नहीं करेगा। इसका इंस्टॉलेशन बहुत सरल है, डिब्बा जैसा स्ट्रक्चर होता है, सब छोटा सा किट रहता है, बस गए तार को जोड़े, काम चल गई। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI कह रहा है कंट्रोल पैनल के लेआउट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, आप लोग मेहनती छात्र हैं, मैंने कई बार इंटरफेरेंस आपको समझाया है। रेडियो चल रहा है, मोबाइल पर फोन आ रहा होता है, फोन आने से कुछ सेकंड पहले रेडियो की आवाज कर 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 होने लगती है, फिर आप तुरंत देखते हैं कि घंटी बजने लग गया। यहां पर रेडियो इंटरफेरेंस हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर के जो मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं और फिर उस मैग्नेटिक एनर्जी के माध्यम से मशीन को संचालित करने का काम कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ना, चुंबकीय बल के माध्यम से ही तो आपका रोटर रोटेट करता है। इलेक्ट्रिकल बल में उतनी ताकत नहीं है कि रोटेट करा सकेगा। चुंबकीय बल में वो ताकत होती है जो बिना संपर्क के भी घुमा देता है। साथियों, दुनिया में कोई थॉमस अल्वा एडिसन आज तक पैदा नहीं हुआ जो एक बल्ब को छुआ कर दूसरे बल्ब में रोशनी कर सके। एक बल्ब यहां जल रहा है, दूसरा में कोई कनेक्शन नहीं, आइए उसको सटाइए, उसका बाहर ऐसे टच कराइए, जलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। चुंबकीय सामर्थ्य ऐसी होती है, एक सर्किट में सप्लाई दिया है, चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो रहा है, बगल में दूसरा सर्किट ले जाइए, यहां से वहां फ्लक्स का आदान प्रदान होगा, उसमें भी आपका क्या होगा साथियों? चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाएगा। हमेशा गांठ मान लीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ग्रेटर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। विद्युत की सप्लाई तभी तक आपको मिलती है जब तक संपर्क बना हुआ है। संपर्क जैसे खत्म हुआ सब खत्म हो जाता है। लेकिन चुंबकीय एक्साइटेशन एक बार दिया जाएगा, लगातार मेंटेन रहेगा। समझ गए? विद्यार्थी को मैग्नेटिक सर्किट बनना चाहिए, टीचर को इलेक्ट्रिकल सर्किट होना चाहिए। जब तक विद्यार्थी सफल नहीं होगा तब तक उसको टोकते रहेगा, खड़ा करवाते रहेगा, पूछते रहेगा।
अब विद्यार्थी एक दिन खड़ा हो गया तो कसम खा लेगा कि अब कभी हमसे पूछा जाएगा तुरंत जवाब देंगे, पूरा मेहनत करके पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? ये कंसेप्ट होता है। तो आपको स्पष्ट हो गया इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये जब भी होगा तो वायुमंडल के माध्यम से ही होगा, एटमॉस्फेरिक ही होगा, क्योंकि हवा मैग्नेटिक फील्ड का कुचालक नहीं होती है। एयर इज नॉट अ परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर। यही कारण है कि एक सर्किट को जब आप सप्लाई देते हैं तो दूसरे सर्किट में भी आपका फ्लक्स, यहां का फ्लक्स ∅1 यहां भी फ्लक्स एसोसिएट करवा देता है साथी। तो आपकी हवा में बड़ी आसानी से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होती है, लेकिन हवा में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती। ओपन सर्किट की स्थिति में आप सबको याद है रेजिस्टेंस अनंत होता है, करंट जीरो हो जाती है। तो स्पष्ट है साथियों, बाहर से पर्यावरण से कोई प्रभाव इसको ना पड़े, सुरक्षा कवच देना पड़ेगा। कवच में क्या दीजिएगा? रेसवे। याद है, रेसवे से केबल पास कराते हैं। तो रेसवे जो इसको देंगे, कैसा रेसवे? लूज देंगे? नहीं, इसको मेटल वाला रेसवे देंगे साथियों। तो क्या हो जाएगा? धात्विक रेसवे, यानी मेटालिक कवर लगाएंगे। क्या करेंगे? मेटालिक कवर लगाएंगे, ताकि एक्स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का कोई असर इस पर ना पड़े, आवारा चुंबकीय क्षेत्रों का इस पर कोई असर ना पड़े। आगे बढ़ जाए सरकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा चलता हुआ मोटर घूर्णन दिशा को विपरीत करने के लिए। विद्यार्थी याद रखिएगा, अगर यहां पर डीसी मोटर लिखा होता तब आपका उत्तर यह कभी भी नहीं होता। गांठ बांध लीजिए, डीसी मोटर के लिए अगर आप उसके गति की दिशा को बदलना चाहते हैं तो सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मेचर के कनेक्शन को या फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को आपको बदलना पड़ेगा, तब जाकर के डीसी मशीन की गति को बदल सकते हैं, दिशा को बदल सकते हैं। डीसी मशीन के अलावे आपकी जो इंडक्शन मशीन है, बाकी मशीनें हैं, उन सब में विद्यार्थी जी याद रखिएगा, हमारी प्लगिंग टर्मिनल का क्या करना? चेंज कर देना। टर्मिनल चेंज करना मतलब समझते हैं ना? पहले से प्लस में आपका जुड़ा था, अब माइनस में काला तार जुड़ा हुआ था, लाल मेरा प्लस में था, अब पलट दीजिए, प्लस में काला और माइनस में लाल। यही काम होता है। टर्मिनल को चेंज करना ही समान रूप से क्या कहलाती है? प्लगिंग कहलाती है। और हम एसी मशीनों में प्लगिंग करके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर के घूमने की दिशा को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। लेकिन ऐसी बात हमेशा याद रखना, डीसी मशीन में ऐसा कभी भी नहीं होगा। डीसी मशीन में आप टर्मिनल को बदलिएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। वहां पर दिशा बदलने के लिए या तो आर्मेचर कनेक्शन को बदलना पड़ेगा या फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को बदलना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया नियंत्रण करने के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु, मोशन फीड मतलब गति को एडजस्ट करने हेतु, जिस गति पर आपको आवश्यकता है उस गति पर सेटलमेंट करने के लिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आप बदल देते हैं, और वो बदलने के बाद जो यंत्र बनता है उस यंत्र को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस आपका मोटर भी है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। दिया इनपुट में क्या? इसे इलेक्ट्रिकल पावर। स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रिकल को किसमें बदला? इसने मैग्नेटिक पावर में बदला, मैग्नेटिक शक्ति में बदला, चुंबकीय शक्ति में बदला। अब मैग्नेटिक से वापस क्या हो गया? मैकेनिकल हो गया। बीच वाले को हम लोग भूल जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। हमेशा याद रखिएगा, बीच का आदमी बहुत खराब होता है, दोनों तरफ से लात खाता है, या तो फ्रंट या तो बैक, बीच में कभी नहीं। या तो पास ही कर जाइएगा या नहीं तो बीच में वेटिंग लिस्ट में मत रहिएगा। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वेटिंग लिस्ट नहीं देती है, या पास ही करती है या रिजेक्ट ही करती है। रेलवे आपका दिया करता था लेकिन अब वो भी सुधार कर रहा। चलिए वही वेटिंग लिस्ट के चलते तो आप लोगों को आज झेलना पड़ रहा है परेशानी। वेटिंग लिस्ट जो इतना साल से था, अगर वो सब नहीं क्लियर किया गया होता तो आप लोगों की सीटें ठीक ठाक संख्या में आ जाती। वेटिंग लिस्ट के कारण आप लोगों को इतनी मायूसी झेलनी पड़ रही रेलवे में खास करके। कौन सा यंत्र होगा विद्यार्थी? फटाफट बता दीजिए। इलेक्ट्रिक ड्राइव होगा जो गति, इसका कंपोनेंट याद है ना? इनपुट पावर सप्लाई, पावर मॉड्यूलेटर। पावर मॉड्यूलेटर ने किसको सप्लाई किया? इसमें बहुत सारे उपकरण हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटर को सप्लाई दिया, फिर मोटर के साथ क्या जुड़ी है? आपकी लोड। अगर सुटेबल सप्लाई या कहीं कोई गड़बड़ी टॉर्क या स्पीड में हुआ, सेंसर सेंस करता है, फीडबैक सिग्नल कंट्रोलर को मिलता है, यहां बैठ के कमांड देते हैं, और देन आपका पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के माध्यम से कंट्रोल होकर के तब मॉड्यूलेटर उसको चेंज करता है। अब फिर आप गति को क्या कर पाते हैं? नियंत्रित कर पाते हैं। राइट आंसर इज ए, इलेक्ट्रिक ड्राइव। कह रहा एसी ड्राइव को स्थिरांक वोल्ट और हर्ट्ज अनुपात के साथ
यानी V बाय F रेशियो को क्या करना है, कांस्टेंट करने के साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इससे क्या फायदा होता है बताइए? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करने से क्या बेनिफिट होता है? क्या जी विद्यार्थी? राधे राधे। क्या होगा जी नौजवान? व्हाट शुड बी राइट आंसर? चलिए मैं आपको बताता हूं विद्वान। E बराबर होता है, आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, 4.44 IMFN। E मेरा क्या है? सप्लाई वोल्टेज। अगर ये कांस्टेंट है तो विद्यार्थी आप किसको कांस्टेंट कर पाते हैं? फ्लक्स को। किसको कांस्टेंट करते हैं? फ्लक्स को। ध्यान रखिएगा, आपका फ्लक्स भी क्या होता है? नियत होता है। और आप सब जानते हैं अगर मेरा डीसी मोटर होगा तो वहां पर फ्लक्स विद्युत क्रमानुपाती होती हैं। एसी मशीन है तो वहां भी फ्लक्स हमारी आवश्यक है। समझ गए? इसलिए के विद्यार्थियों आपको कंफर्म इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा अरेंजमेंट करके V बाय F को कांस्टेंट करके हम मोटर में उपस्थित फ्लक्स की मात्रा को क्या करते हैं? अस्थिर करने का काम करते हैं। चलिए हम आज के अंतिम चरण में हैं। ड्राइव के बारे में। पावर मॉड्यूलेटर था, हमारा क्या था? कंट्रोल यूनिट था, मोटर उधर लगा हुआ था, इधर से सप्लाई दे रहे थे। यानी कि कम्यूटेटर और कंट्रोल मोटर ये बिल्कुल नहीं है। कम्यूटेटर तो हमारे मोटर का ही हिस्सा होता है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। रोटर मशीन का पार्ट है, अलग से नहीं है। कंट्रोल सिस्टम रहेगा लेकिन ये मशीन का पार्ट है। हम रोटर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को नियंत्रित करते हैं। और मोटर के अंदर का घूमने वाला भाग कौन होता है? रोटर। तो गार्जियन को लीजिएगा कि अंदर का मटेरियल लीजिएगा? तो गार्जियन इसका कौन है? इलेक्ट्रिक मोटर। राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। ये दोनों मूल तत्व हैं। कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रित सप्लाई को करते हैं और सुटेबल सप्लाई मोटर को देते हैं। फिर इसकी गति क्या होती है? हमारी आवश्यकता अनुसार हमको प्राप्त होती है। आज इतना ही साथियों, कल फिर हम लोग देखेंगे।